देखिए, संविधान में दिए गए अधिकार तो हम सब जानते हैं, लेकिन एक लॉ स्टूडेंट के तौर पर असली समझ तब आती है जब हम सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की। ये वो संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं जो हमारे अधिकारों को असल मायने देती हैं। तो सारा डिस्कशन ना इसी एक सवाल से शुरू होता है। जब संविधान हमें इतने सारे मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, तो क्या वो बदले में हमसे कुछ उम्मीद भी रखता है? और ये सवाल सिर्फ एक नैतिक सवाल नहीं है, ये एक गहरा संवैधानिक सवाल है। और इसी सवाल के जवाब में संविधान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हमारे सामने आता है, और वो है मौलिक कर्तव्य। इनको सिर्फ जिम्मेदारियों की एक लिस्ट की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये वो सिद्धांत हैं जो संवैधानिक संतुलन बनाते हैं। तो आखिर ये आर्टिकल 51A में दिए गए कर्तव्य हैं क्या? असल में ये दिखाते हैं कि अधिकार और कर्तव्य का रिश्ता कॉरेलेटिव होता है। मतलब अगर किसी को अधिकार मिले हैं तो समाज और देश के प्रति उसके कुछ फर्ज, कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। ये समझिए कि एक नागरिक और राष्ट्र के बीच का एक अनकहा समझौता है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प कानूनी पहेली है। जरा सोचिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने इन्हें मूल संविधान में शामिल ही नहीं किया था। जी हाँ, ये कर्तव्य बाद में जोड़े गए। और यही वो सवाल है जो एक अच्छे वकील की सोच को परखता है कि आखिर इन्हें बाद में क्यों जोड़ा गया। इसका जवाब हमें मिलता है 1970 के दशक के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में, जिसने संविधान को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया था। जरा इनकी संवैधानिक यात्रा को देखिए। 1950 में संविधान लागू हुआ, लेकिन कर्तव्य थे ही नहीं। फिर आया 1976, जब 42वें संशोधन से 10 कर्तव्य शामिल किए गए, और उसके बाद एक लंबा गैप, और फिर 2002 में 86वें संशोधन से 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। हर एक बदलाव के पीछे एक पूरी कहानी है। 1976 का वो 42वां संशोधन, जिसे लोग मिनी संविधान भी कहते हैं, वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित था। समिति का ये मानना था कि सिर्फ अधिकारों की बात करना देश को कमजोर कर सकता है, इसलिए नागरिकों की जिम्मेदारियों को भी संविधान में जगह मिलनी ही चाहिए। वैसे ये विचार उस वक्त के सोवियत संघ जैसे संविधानों से भी काफी प्रभावित था। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कर्तव्य असल में हैं क्या। इन्हें रटने की जगह इनके पीछे के सिद्धांत को समझना ज्यादा जरूरी है। तो समझने में आसानी के लिए हम इन्हें 3 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। पहला सेट जाहिर है राष्ट्र के प्रति हमारे फर्ज से जुड़ा है, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना और देश की एकता अखंडता की रक्षा करना। ये कह सकते हैं कि ये वो नींव है जिस पर हमारा संवैधानिक राष्ट्रवाद खड़ा होता है। अच्छा, जो दूसरा सेट है वो हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों की बात करता है, जैसे भाईचारे को बढ़ावा देना या फिर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना। ये सीधे सीधे हमारे प्रियम्बल में दिए गए फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व के आदर्श को और मजबूत करते हैं। और तीसरा सेट ये व्यक्तिगत विकास और पर्यावरण से जुड़ा है। अपनी संस्कृति को समझना, पर्यावरण की रक्षा करना और वैज्ञानिक सोच को अपनाना। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कर्तव्य सिर्फ राज्य से कुछ मांग नहीं रहे, बल्कि ये नागरिकों को खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इन सब को मिला के आज हमारे पास कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 10 तो 1976 में ही आ गए थे, लेकिन 11वें कर्तव्य को आने में आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे 26 साल लग गए। और ये जो 11वां कर्तव्य है, ये कानून के छात्रों के लिए समझना बहुत खास है। इसे 2002 में 86वें संशोधन से जोड़ा गया। ये हर माता पिता या अभिभावक को अपने 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा का अवसर देने की जिम्मेदारी देता है। अब ये सीधा आर्टिकल 21A यानी राइट टू एजुकेशन से जुड़ता है। ये परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक अधिकार को हकीकत बनाने के लिए एक कर्तव्य को साथ में जोड़ा जा सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े कानूनी सवाल पर। ये वो सवाल है जो किसी भी मूट कोर्ट या एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या ये कर्तव्य इन्फोर्सेबल हैं? मतलब अगर कोई इनका पालन न करे तो क्या उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? तो इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। मौलिक अधिकारों की तरह ये जस्टिशिएबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ इसलिए किसी पर केस नहीं कर सकते कि उसने अपने किसी मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं किया। तो फिर सवाल उठता है कि एक कानून के छात्र के लिए इनकी अहमियत क्या है? देखिए, इनकी अहमियत सजा में नहीं बल्कि व्याख्या में है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा है कि ये कर्तव्य एक इंटरप्रेटेटिव टूल की तरह काम करते हैं। मतलब किसी कानून की संवैधानिकता को परखते समय या किसी मौलिक अधिकार के दायरे को तय करते समय अदालतें इन कर्तव्यों को ध्यान में रखती हैं। तो यहाँ से सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है?
यही कि मौलिक कर्तव्य सिर्फ एक नैतिक सूची नहीं है, ये हमारे संविधान की आत्मा का एक अहम हिस्सा है। ये हमें याद दिलाते हैं कि एक अच्छा नागरिक होने और एक अच्छा वकील बनने, दोनों के लिए अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच का संतुलन समझना कितना ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। क्या इन कर्तव्यों का नॉन एनफोर्सेबल होना, यानी कानूनी तौर पर लागू न होना, इन्हें कमजोर बनाता है या फिर और ज्यादा शक्तिशाली? शायद इनकी असली ताकत कानून के डर में नहीं, बल्कि उस संवैधानिक चेतना में है जो ये हर नागरिक में जगाने की कोशिश करते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।